हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वार्ता। और आज एजुकेशन वार्ता में जो आप पिछले दो क्लासेस से देख रहे हैं, दो वीडियोस में आप देख रहे हैं कि मैं बात कर रही हूँ फ़िलॉसफ़ी की। और फ़िलॉसफ़ी में मैंने आपको बताया कि मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं। इसके बाद उसके कुछ और टर्म्स को बताते हुए जहाँ मैंने एजुकेशन और फ़िलॉसफ़ी की रिलेशनशिप को आपके सामने प्रस्तुत किया। और बस आज मैं उसी और सीरीज़ में आगे बढ़ती हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि अगर हम फिलॉसफी कहते हैं तो उसमें भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, इन दोनों में अंतर क्या है, बेसिकली अंतर क्या है। और दर्शन की अर्थ को जब मैंने आपके सामने स्पष्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक होता है और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ विचारधाराएं, अपनी कुछ मान्यताएं, अपने कुछ इंटरेस्ट का एरिया, ये बहुत सारी चीज़ों से मिल करके उसका दर्शन का निर्माण होता है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में बेसिक सा जो डिफरेंस है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो बेसिकली आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हो कि दोनों में मूल रूप में दोनों में अंतर क्या है। और साथ ही आपको स्पष्ट करूंगी कि जब भी हम दर्शन कहते हैं, जब भी हम फिलॉसफी कहते हैं, तो फिलॉसफी में ऐसे कौन से जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसका हम अध्ययन दर्शन के अंदर करते हैं, कि अगर हम किसी चीज़ का जिस आधार पर अध्ययन करते हैं तो ऐसे कौन से बेसिक कंपोनेंट हैं या एलिमेंट्स हैं, कारक हैं, जिसका हम अध्ययन दर्शन अगर हम कहते हैं तो उसके आधार पर करते हैं। तो शुरू करती हूँ पाश्चात्य और भारतीय दर्शन के आधार पर। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर भी हम दर्शन कहते हैं, भारत में दर्शन अगर हम कहें या दार्शनिक आधार भारत के रूप में स्पष्ट करें तो जहाँ पर भी हम कहते हैं, एक आपने सुना होगा दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाए और जैसे देखा जाए, मतलब किसी चीज़ को देखना ही दर्शन है। किसी चीज़ को जिस तरह से हम देखते हैं वो दर्शन है। लेकिन मैंने आपको स्पष्ट किया था कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम मात्र अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, उसके पीछे हमारी अपनी विचारधाराएं भी होती हैं। और यही कारण है कि एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक विचार किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत अच्छा होता है, उसको उसमें सारी चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं। लेकिन वहीं पर वही विचार, वही व्यक्ति, वही वस्तु किसी दूसरे के लिए वो उपादेयता नहीं रखती हैं। कारण सिर्फ इतना है कि वह चीज़ या वह जो विचार था वो उस व्यक्ति के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा था। क्यों नहीं रख रहा था? क्योंकि उसका दर्शन या उसका जो सोचने समझने का जो तरीका था वो दूसरे से भिन्न था, क्योंकि उसका दर्शन अलग था। तो भारतीय आधार पर अगर हम बात करें और पाश्चात्य आधार पर बात करें, तो अगर हम थोड़ा सा इन दोनों के डिफरेंसेस को देखेंगे तो डिफरेंसेस के आधार पर इन चीज़ों को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, जब भी हम पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करते हैं, वेस्टर्न एटीट्यूड की बात करते हैं, तो सबसे पहले फिलॉसफी जो वर्ड आता है, इसका अर्थ होता है फिलॉस और सोफिया, दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहाँ पर मैं बहुत उस पर क्लियर उसको बोर्ड के माध्यम से नहीं दे रही हूँ कि ये आपको हर जगह हर चीज लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जहाँ पर हम कहते हैं ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग, तो जब भी हम कहते हैं ज्ञान के प्रति अनुराग, इसका तात्पर्य हम पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर कह रहे हैं फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी का अर्थ ही है फिलॉस प्लस सोफिया से मिलकर के बना है ज्ञान, और ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम। तो पाश्चात्य दर्शन में जो भी प्रत्येक वह व्यक्ति दार्शनिक है जो भी ज्ञान के प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है, जो भी ज्ञान के प्रति अपनी आप कह सकते हैं अपने प्रेम को दर्शाता है, या ज्ञान के प्रति ये अध्ययन करना चाहता है, या ज्ञान के प्रति और ज्यादा अपनी रुचि प्रकट करता है, वह व्यक्ति, प्रत्येक वह व्यक्ति फिलॉसफर है। ये हमारा पाश्चात्य दृष्टिकोण कह रहा है। वहीं पर अगर हम भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण में जो हमारा दर्शन है वो थोड़ा सा पाश्चात्य को देखते हुए वह थोड़ा सा अधिक अनुभूति का विषय है। ज्ञान तो है ही, लेकिन ज्ञान के साथ साथ ये एक अनुभूति का विषय है, एक सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग है, जहाँ पर आप किसी चीज़ को महसूस करते हो, जहाँ पर आप किसी चीज़ का अनुभव करते हो, उसकी अनुभूति करते हो। इससे संबंधित है हमारा दर्शन भारतीय दृष्टिकोण में। तो पाश्चात्य में जहाँ पर ये सिर्फ ज्ञान के प्रति प्रेम है,
वहीं पर भारतीय दर्शन में ये आप इसको एक अनुभूति का विषय कह सकते हो। मतलब अगर हम किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक बात है, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन तमाम ऐसे विषय होते हैं जिनके माध्यम से हम समझ तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं, लेकिन उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते या उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो विश्वास हम कब करते हैं कि आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी बात होती है कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इसको कैसे मानूं, अगर मैं किसी चीज के एग्जिस्टेंस है तो मैं इसको कैसे स्वीकार करूं। तो आपने दूसरे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यह तो एक अनुभूति की बात है, यह तो विश्वास करने की बात है, अनुभव करने की बात है, आपको जैसा फील आया इससे रिलेटेड है। तो ये एक फीलिंग का सब्जेक्ट है। तो ये है आपका दर्शन भारतीय दृष्टिकोण में। दूसरा, जहां पर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर दर्शन को ये समझते हैं कि हमें कहीं पहुंचना है, क्योंकि ज्ञान के प्रति प्रेम की बात इन्होंने कही, तो उस ज्ञान के प्रति प्रेम के लिए ये जहां तक सफर करते हैं, मतलब जहां तक नई नई चीजों के बारे में खोज, नई नई चीजों के बारे में जानकारी, नए प्रकार के ज्ञान के बारे में नित्य नई प्रकार की खोज करना, रिसर्च करने का जो तात्पर्य होता है वो पाश्चात्य संदर्भ में होता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम उस ज्ञान के खोज के सफर में निकलते हैं तो उस सफर में जो आनंद होता है, सपोज कि हमारा कोई डेस्टिनेशन है जहाँ पर हमें छुट्टियों को बिताने के लिए जाना है और उस वेकेशन को हम स्पेंड करने के लिए जो सफर तय करते हैं, तो जो सफर तय करते हैं ऑब्वियस सी बात है उस सफर में भी बहुत आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि हम सफर में बहुत उदास होते हैं, हमें बुरा लगता है, तो उस सफर में भी हमें आनंद आता है। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण उस सफर के आनंद तक ही अपने आप को सीमित कर लेता है। वहां पर वो ये कह रहा है कि भाई ज्ञान के प्रति प्रेम है और हम ज्ञान के चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रयास तो करते हैं, रुचि प्रकट करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, कुछ नया जानने की इच्छा करते हैं, और उस इच्छा में जिस सफर में हम होते हैं, जिन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, या किसी भी आधार पर जो वो वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो वो जो सफर होता है उसमें वो आनंद की बात करते हैं और उस सफर के आनंद तक ही स्वयं को सीमित रखते हैं। ये पाश्चात्य दर्शन है। वहीं पर अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो ये जो भी इनकी मंजिल है, मतलब ज्ञान को चरमोत्कर्ष तक पहुंचने की अगर हम बात करें, तो जहां पर भारतीय दर्शन, जहां पर मैंने आपको अर्थ स्पष्ट किया था कि ये कह रहे हैं कि दर्शन के आधार पर व्यक्ति चिंतन के चरमोत्कर्ष तक पहुंचता है। अब बात वही है, उस चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए भी रास्ता है, वही सफर है जिस सफर में पाश्चात्य दर्शन अपनी बात कह रहा है। तो उसी सफर में भारतीय दर्शन के लोग भी सफर करते हैं, उसी सफर में वो भी आनंदित होते हैं, लेकिन मूलभूत अंतर ये है कि वो अपने आप को सफर के आनंद तक ही सीमित कर लेते हैं। वहीं पर जो भारतीय दर्शन है वो सफर को मंजिल तक पहुंचाने की बात करता है, अल्टीमेट गोल तक पहुंचने की बात करता है। रियलिटी क्या है इसको जानने के लिए जिस सीमा तक जाना हो वो सीमा तक जाने की बात करता है। मतलब अल्टीमेट मुझे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। एनी हाउ वो मार्ग कोई भी हो सकता है, वो ध्यान भी हो सकता है, वो कार्य भी, कर्म भी हो सकता है, उपासना हो सकता है, वो कार्य कुछ, वो तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन भजन कीर्तन भी हो सकता है, वो तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पहुंचना अपने अल्टीमेट गोल पर है, अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर है। ये भी एक अंतर है पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन का। और आगे बढ़ती हूँ। पाश्चात्य दर्शन क्या कह रहा है, वो ज्ञान की खोज पर बल दे रहा है। मतलब हमें जो कुछ जानना है उसको रिसर्च करने की बात कह रहा है पाश्चात्य दर्शन। मतलब वेस्टर्न जो फिलॉसफी है वो बात कह रही है कि अगर हमें, अब चूंकि उन्होंने ज्ञान के प्रति प्रेम है, उनके दर्शन का विषय या दर्शन का अर्थ, तो वो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ नया नया खोज, कुछ नई नई रिसर्च वो करते रहेंगे। वहीं पर भारतीय दृष्टिकोण क्या कह रहा है, भारतीय दृष्टिकोण उस ज्ञान के स्वामित्व की बात करता है, उसकी लीडरशिप की बात करता है। आप ये कह लो कि जब वो चरमोत्कर्ष तक पहुंचता है तो अल्टीमेट वो किसी दर्शन को जन्म देता है, किसी नई विचारधारा को जन्म देता है, किसी नए प्रकार के ज्ञान की बात वो करता है, ये एक नवीन विचारधारा का जन्म
होता है भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। तो बेसिकली अगर हम अंतर की बात करें भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में, तो 3 मुख्य रूप से अंतर हैं और अन्य अंतर इसी के अंदर सम्मिलित है। सारे ही अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो सभी कुछ इसी के अंदर आते हैं। तो पहला आपका हो गया जहां पर वो बात करते हैं ज्ञान के प्रति अनुराग की, और हमारे यहाँ उस ज्ञान के स्वामित्व की बात करी जाती है और ये माना जाता है कि वो एक अनुभूति का विषय है। उधर बात करते पाश्चात्य दर्शन में बात होती है सफर के आनंद की, चिंतन के चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में जो सफर होता है उसके आनंद तक वो अपने आप को सीमित कर लेते हैं। भारतीय दर्शन आनंद तक तो सीमित रहते हैं लेकिन वो अपने आप को सीमित नहीं करते, सीमितताओं में लिमिटेशंस में वो अपने आप को बांधते नहीं हैं, बल्कि अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और वो पहुंचते भी हैं। थर्ड जो था जहां पर वो कह रहे हैं कि ज्ञान के प्रति रोज नई नई वो खोज पर बल देते हैं। भारतीय दर्शन खोज की बात तो करता ही है लेकिन उस खोज के बाद वो उसके स्वामित्व की बात भी करता है, और यही कारण है कि भारतीय दर्शन में आपने देखा होगा तमाम प्रकार की विचारधाराएं, तमाम प्रकार के दर्शन, जहां पर हम चाहे षट दर्शन की बात करें, न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, सभी प्रकार के दर्शनों की बात करें, अरविंद का दर्शन, महात्मा गांधी का दर्शन, टैगोर का दर्शन, कृष्णमूर्ति का दर्शन, मतलब तमाम सारी आपको शैक्षिक और दार्शनिक विचारधाराएं मिल जाती है, क्योंकि प्रत्येक ने अपने आधार पर उसको जानने का, उसको खोज करने का प्रयास किया और उस पर स्वामित्व हासिल किया, स्वामित्व पर बल दिया और उसके बाद एक नई विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत की। तो किसी ने कहा कि भाई प्रेम ही सर्वोपरि है, किसी ने कहा, अगर हम गीता दर्शन की बात करें, श्रीमद् भगवत गीता की बात करें, तो उन्होंने कर्म की बात कही, वहां पर कर्म को महत्व दिया गया। वहीं पर अरविंद के दर्शन की बात करें तो जहां पर वो पूरी तरीके से सच्चिदानंद की बात करते हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जितने भी दार्शनिक हैं सभी ने एक नई प्रकार की विचारधारा, एक नए प्रकार का दर्शन हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया, क्योंकि सभी ने चिंतन के चरमोत्कर्ष तक पहुंच करके वहां पर उसके स्वामित्व के आधार पर एक नई विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत की। तो बेसिकली ये 3 जो डिफरेंसेस हैं वो है हमारे भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के। अब आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कहते हैं दर्शन या फिलॉसफी, तो फिलॉसफी में हम आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी हो जाता है ये जानना कि आखिर हम फिलॉसफी में अध्ययन किस बात का करते हैं। क्या हम उसमें किसी चीज के फिजिक्स का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी का अध्ययन करते हैं, बॉटनी का अध्ययन करते हैं? आखिर हम अध्ययन करते क्या हैं, किस चीज का अध्ययन करते हैं? उसके नेचर का अध्ययन करते हैं, उसकी केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं फिलॉसफी में? तो जब भी हम दर्शन कहते हैं, जब भी हम फिलॉसफी कहते हैं, तो बेसिकली उसमें 3 कंपोनेंट्स या 3 आप एलिमेंट्स कह सकते हैं, उसके आधार पर ही हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं। और जब हम इन तीनों चीजों का अध्ययन किसी विचारधारा के अंतर्गत करते हैं, इसका तात्पर्य होता है कि हम दार्शनिक अध्ययन कर रहे हैं या दर्शन शास्त्र की बात कर रहे हैं। अब ये कौन सी 3 चीजें हैं ये मैंने यहाँ पर लिख रखी है। नंबर 1 अगर एलिमेंट की बात करें दर्शन के अंदर, वो है आपका मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जिसको हम लोग अगर हिंदी में कहें, हिंदी और इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं एक सजेशन भी देना चाहूंगी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कि भले ही वो हिंदी मीडियम के हैं और वो सारी चीज़ों को हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं, और पढ़े जाने में कोई बुराई भी नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश के टर्म्स को भी बहुत ध्यान से समझा करें, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी के टर्म्स को भी बहुत ध्यान से समझें। ऐसा नहीं है कि अगर हम मेटाफिजिक्स कह रहे हैं या एपिस्टेमोलॉजी कह रहे हैं तो इसका अर्थ सिर्फ इंग्लिश के ही समझेंगे और हिंदी वाले नहीं समझेंगे। तो इस और दोनों ही लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये इसलिए भी मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरा पढ़ाने का जो विषय है मेरे लिए ये सुविधाजनक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए अच्छा है। कई बार हम पेपर में ऐसा देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हिंदी में एपिस्टेमोलॉजी ही लिखा होता है, वो इंग्लिश में नहीं लिखा होता है, एपिस्टेमोलॉजी ही लिखा होता है, मेटाफिजिक्स ही लिखा होता है, और आप चूंकि आपको उसकी हिंदी नहीं पता होती तो आप नहीं जानते कि ये तत्व मीमांसा की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टर्म को जानना, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है।
तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स को हिंदी में हम कहते हैं तत्व मीमांसा। मीमांसा को आप समझ सकते हैं जैसे किसी चीज का हम विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, उससे संबंधित होता है मीमांसा। तो तत्वों की मीमांसा करना मतलब किसी चीज के जब हम तात्विक विश्लेषण करते हैं, किसी चीज के एलिमेंट्स की बात करते हैं, कोई चीज ऐसी क्यों है, कैसे आई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, किस तरीके से ये, जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि ये इस वर्ल्ड का निर्माण कैसे, जगत का निर्माण कैसे हुआ, इस जगत में हम क्यों आए हैं, हम कौन हैं, कैसे हमारा हमने जन्म लिया। अगर हम इन सारी चीजों की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है कि हम मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं। मेटाफिजिक्स के आधार पर मतलब किसी चीज का हम तात्विक विश्लेषण कर रहे हैं, मेटाफिजिक्स के आधार पर किसी चीज को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आता है आपका मेटाफिजिक्स। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम किसी भी दार्शनिक की बात करें, हम किसी भी विचारधारा की बात करें, तो प्रत्येक विचारधारा में इन तीन चीजों के आधार पर ही, इन तीन एलिमेंट्स के आधार पर ही उसको डिस्कस किया जाता है, उसको स्पष्ट किया जाता है, और तभी वह चीज हमको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो पहला तो हो गया तत्व मीमांसा, जहां पर हम सृष्टि क्यों है, कैसे निर्माण हुआ, कब से निर्माण हुआ, इसका उत्पत्ति का कारण क्या है, इसकी उत्पत्ति पहले कैसी थी, आज के वर्तमान समय में इसका स्वरूप कैसा है, इसकी संरचना कैसी है, हम कौन हैं, इस तरीके की तमाम सारे प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं तत्व मीमांसा की, मेटाफिजिक्स की, जहां पर हम किसी चीज का तात्विक विश्लेषण करते हैं, फिजिक्स के आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं। सेकेंड आता है आपका एपिस्टेमोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, मीमांसा एक बार फिर से मैंने आपको बताया ये विश्लेषण का विषय है, व्याख्या का विषय है। तो एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, कोई भी चीज, कोई विचारधारा, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हमारे लिए, हम उससे किस प्रकार का ज्ञान, किस प्रकार की नॉलेज लेते हैं। एपिस्टेमोलॉजी रिलेटेड है नॉलेज से, तो किस प्रकार की हम नॉलेज लेते हैं, हम किस प्रकार का ज्ञान उससे लेते हैं, या उस पर्टिकुलर, उस स्पेसिफिक जो विचारधारा है वो हमें किस प्रकार का ज्ञान देती है, ये सारी चीजों का निर्णय होता है एपिस्टेमोलॉजी से। उसका जब हम ज्ञान के आधार पर विश्लेषण करते हैं, जब हम उसको एनालिसिस करते हैं इस आधार पर कि आखिर हमने इससे सीखा क्या, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ये आपके एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम किसी भी विचारधारा को बेहतर तरीके से तभी समझ सकते हैं जब हम उसके ज्ञान का विश्लेषण करें, ज्ञान के लिए उस विचारधारा ने हमारे समक्ष क्या विचार प्रस्तुत किए। अब इसको आप ऐसे उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम विवेकानंद की दार्शनिक विचारधारा का अध्ययन करते हैं, ठीक है, या प्लेटो की दार्शनिक विचारधारा का अध्ययन करते हैं, आप अरविंद की दार्शनिक विचारधारा का अध्ययन करते हैं, तो इन सभी ने ज्ञान के विषय में क्या कहा। विवेकानंद ने ज्ञान के बारे में क्या कहा, भाई हम किसको माने कि नॉलेज है, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, ज्ञान के लिए इन्होंने क्या हमारे सामने विचार अपने प्रस्तुत किए। अरविंद ने ज्ञान को किस रूप में देखा, टैगोर ने ज्ञान को किस रूप में देखा। तो महर्षि टैगोर का ज्ञान जो उन्होंने ज्ञान के लिए कहा, अरविंद जी ने जो ज्ञान के लिए कहा, या विवेकानंद जी ने जो ज्ञान के लिए कहा, सभी के थोड़े थोड़े से एस्पेक्ट अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि सभी के दर्शन अलग हैं, सभी ने ज्ञान के लिए कुछ अलग, कुछ अपनी विचारधाराएं हमारे समक्ष प्रस्तुत की। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि हम एपिस्टेमोलॉजी का अध्ययन नहीं करेंगे, हम किसी चीज का दार्शनिक विवेचना नहीं कर सकते। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, या हिंदी में ज्ञान मीमांसा। अब तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के बाद आता है आपका एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा, अब मूल्यों के आधार पर किसी चीज का स्पष्टीकरण करना। अब मूल्यों को आप कैसे समझ सकते हैं, मोरल्स से समझ सकते हैं, नैतिकता से समझ सकते हैं, इथिक्स से समझ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ वैल्यूज होती हैं, उसके कुछ इथिक्स होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और इससे जब हम किसी व्यक्ति के इन सारी चीजों को जानते हैं, कोई नैतिकता के बारे में क्या कहता है, उसके क्या विचार हैं, वैल्यूज को वो किस तरीके से स्पष्ट करता है, इन सारी चीजों की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है हम एक्सियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, या हम उस विचारधारा की एक्सियोलॉजी समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है
तीन अगर हम बेसिक एलिमेंट्स की बात करते हैं या कंपोनेंट की बात करते हैं तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, इन तीन का अध्ययन हम किसी की दार्शनिक विचारधारा में करते हैं। बिना इन तीनों के अध्ययन किए हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी चीज का दार्शनिक अध्ययन कर रहे हैं या उसकी दार्शनिक विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं या हम उसके बारे में दार्शनिक आधार पर सही या पूरा ज्ञान हमने प्राप्त किया। अगर हमने किसी चीज के बारे में, किसी विचारधारा के बारे में इन तीनों का अध्ययन नहीं किया, इसका मतलब कि हमारा अध्ययन अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो कहने का मतलब है जब भी हम किसी चीज के दार्शनिक अध्ययन करेंगे तो हम उसका मेटाफिजिक्स भी पढ़ेंगे, उसके एपिस्टेमोलॉजी भी पढ़ेंगे, उसकी एक्सियोलॉजी भी पढ़ेंगे, तत्व मीमांसा भी पढ़ेंगे, ज्ञान मीमांसा भी पढ़ेंगे और मूल्य मीमांसा भी पढ़ेंगे। दैट इज द मेन थिंग जिससे मिलकर के किसी विचारधारा का निर्माण होता है। अब इसी को स्पष्ट करती हुई ये 2-3 लाइन्स हैं। Epistemology is the study of knowledge, while metaphysics is the study of reality. कंप्लीट लाइन है ये, आपकी इस पूरे जो भी आपने पढ़ा इसको क्लियर करती है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ज्ञान क्या है, स्टडी ऑफ नॉलेज, जो हमने सीखा है या जो हमने उस विचारधारा से ज्ञान के बारे में उसने क्या कहा है तो उसका अध्ययन करती है एपिस्टेमोलॉजी, हमारी ज्ञान मीमांसा। और वाइल मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रियलिटी, लेकिन वास्तविकता क्या है, जब हम किसी चीज की वास्तविक जानकारी लेते हैं, वास्तव में वो चीज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फिजिक्स क्या है, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तब हम अध्ययन कर रहे होते हैं मेटाफिजिक्स के अंदर। तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया कि एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज व्हाइल मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रियलिटी। ये एक बात हो गई। आगे, एक्सियोलॉजी इज द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ गुडनेस और द वर्थ ऑफ समथिंग। किसी चीज की हमारे लिए कितनी वैल्यू है, कि कोई चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, कोई चीज हमारे लिए कितनी मूल्यवान है। अब इसका एक बहुत अच्छा छोटा सा उदाहरण आप ले सकते हैं। अगर सपोज हमें कभी किसी ने कोई पत्र लिखा हो, ठीक है, और वो पत्र आपने बहुत साल बाद, 8-10 साल बाद आपके सामने अचानक आप अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रहे थे और आपके सामने वो पत्र, वो कार्ड या कोई भी ऐसी चीज आपके सामने आ गई जो आपको किसी ने बहुत पहले दी थी और आपने उसको 10 साल बाद या सहेज करके रखा। इट मीन्स क्या, इट मीन्स कि उस चीज की वैल्यू आपके लिए थी। इसे हम ये वेरी करती है, किसी के लिए वो कागज का टुकड़ा हो सकती है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए वो कागज का टुकड़ा या कोई कार्ड या कोई लेटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रख सकता है और आप उसको बहुत संभाल के रखते हैं। आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और जब वो हमारे बीच नहीं होते हैं तो हम उनकी कोई चीज बहुत सहेज के, बहुत संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो चीज हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। मैं आपको एक छोटा सा इसका एक उदाहरण देती हूँ जो मेरी अपनी लाइफ से संबंधित है। मेरे छोटा सा गार्डन कह सकते, बगीचा कह सकते हैं, जहाँ पर मैंने कुछ गमलों में कुछ पौधे लगा रखे हैं। तो उसमें एक ऐसा पौधा है जो लगभग मैं जहाँ तक अगर याद कर पाऊँ तो कम से कम वो 25 साल पुराना है, 25 ईयर्स हो गए हैं और वो गमले में लगा हुआ पौधा है और वो काफी बड़ा हो गया है और वो मतलब एक टाइप ऑफ कैक्टस में से कि एक तरीके का कैक्टस है और वो लगा हुआ है और वो मेरी मदर इन लॉ ने अपने हाथों से लगाया था। तो पहले कच्ची जमीन थी, वो बहुत बड़ा सा बगीचा था और वहां पे लगा था। उसके बाद जब वो सारा फर्श पक्का हो गया तो उसको शिफ्ट कर दिया गमले में और गमले के बाद वो आज भी लगा हुआ है। फिर एक बार वो गमला गिर गया, टूट गया, तो मैंने फिर उसको किसी एक बड़े ड्रम में उसको शिफ्ट किया तो और आज भी वो चीज़ वैसी ही है। क्यों? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मेरा अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं उससे मेरी वैल्यूज जुड़ी हुई हैं, वो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड फील करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी मदर इन लॉ ने अपने हाथों से लगाया था और आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कोई चीज आपके लिए वैल्यू रख सकती है, जरूरी नहीं है कि वही वैल्यू सबके लिए हो, सब लोग उसी तरीके से उस चीज को देखें या उसकी वैल्यू को स्वीकार करें। तो ये एक जरूरी बात हो सकती है आपके लिए। तो एक्सियोलॉजी क्या है? जो किसी चीज की
वैल्यू हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जो ये बताता है कि कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम अध्ययन करते हैं इसका एक्सियोलॉजी में, जहां पर हम उसी चीज की अच्छाई के बारे में, वैल्यूज के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। तो वो बात करती है वैल्यू। और इसी के कहा गया कि डीलिंग विद नेचर ऑफ वैल्यू, टाइप्स ऑफ वैल्यू, मोरल्स एंड एस्थेटिक्स। एस्थेटिक वर्ड भी इसके लिए यूज होता है। जैसे किसी चीज की सौंदर्यात्मक मूल्य क्या है, सौंदर्यात्मक को आप और स्पष्ट कर सकते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं, जो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, और म्यूजिक में वो गजलें सुनता है या कविताएं सुनता है, उसे अच्छा लगता है कविताएं सुनना, तो उन शब्दों में जो सौंदर्य छिपा हुआ है, उन शब्दों में जो सुंदरता छिपी हुई है, जो खूबसूरती शब्दों में छिपी हुई है, चाहे वो नेचर की हो, चाहे वो किसी जिसके बारे में वो कविता है, किसी भी चीज की खूबसूरती वो छिपी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति उस खूबसूरती को फील नहीं कर सकता, प्रत्येक व्यक्ति को वह खूबसूरत नहीं लग सकती। गजलों के लिए एक विशेष बात कही जाती है कि मतलब बहुत सॉफ्टली गाई जाती हैं गजलें और बहुत ही स्लो मोशन में गाई जाती हैं। तो ये कहा जाता है कि तो बड़ी नीरस है, बहुत अच्छा नहीं लगता सुनने में। मतलब बड़े जो रोते हैं वो गजलें सुनते हैं, या जिनके जीवन में बहुत निगेटिविटी होती है वो गजलें सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो उसमें से एस्थेटिक सेंस उसका तलाश लेते हैं, मतलब उसमें सौंदर्यात्मकता ढूंढ लेते हैं। तो कहने का मतलब है हम ऐसी चीजों में भी सौंदर्य ढूंढते हैं, ऐसी चीजों में भी उसकी खूबसूरती तलाश कर लेते हैं जो सामान्य जनमानस के लिए बिल्कुल बेकार से उसको फील होती है, बट उसको अच्छी लगती है। तो ये भी एक दर्शन का एक बहुत विशेष पहलू है, जहां पर हम उसके एस्थेटिक सेंस की बात करते हैं, उसके सौंदर्यात्मक मूल्य की बात करते हैं, उसके सौंदर्यात्मक अर्थ की बात करते हैं। और अगर हम उस सुंदरता को देखें तो हमें हर जगह वह सुंदरता दिखाई देगी। अगर आप थोड़ा सा भी फिलोसॉफिकल एटीट्यूड रखते हैं तो आपको वो सुंदरता घनी धूप, बहुत भीषण धूप में भी दिखाई देगी, घने कोहरे में भी दिखाई देगी, बहती हुई नदी में भी दिखाई देगी, एक छोटे से जानवर के किसी बच्चे में भी दिखाई देगी। मतलब आपको अगर खूबसूरती देखनी है तो आप सब किसी के भी अंदर, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विचार, हर एक व्यक्ति के अंदर वो एस्थेटिक सेंस आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि आपने उस सौंदर्य को खुद से अपनी विचारधारा से अटैच किया है, जोड़ा है, और आपको उसका सुंदरता आपको नजर आ रही है, और हो सकता है दूसरे को समझ में ना आए। तो जब भी हम इस प्रकार की सुंदरता की बात करते हैं, इस सौंदर्य मूल्य की बात करते हैं, वो भी आपका एक्सियोलॉजी में ही जाता है, मूल्य में जाता है। तो ये जो है चीजें, मेटाफिजिक्स और ये एक्सियोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, इन सारी चीजों का विवेचना हम करते हैं। जब भी हम किसी नई विचारधारा को पढ़ते हैं तो हम इसकी विवेचना करते हैं, और तभी हम कहते हैं हमारा दर्शन का जो अर्थ है वो कंप्लीट हुआ। तो ये जो विचारधारा है, ये जो दर्शन की विशेष बात है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कि हम कोई चीज आगे पढ़ें, इसके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इन चीजों के आधार पर हम उसकी दार्शनिक विवेचना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे, कमेंट करके आप बताएं, और कोई आपका सजेशन हो तो उसका भी बहुत वेलकम है, आप नो डाउट मुझे लिख सकते हैं। तो अब कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं सीधे से आदर्शवाद की। व्हाट इज आइडियलिज्म, आदर्शवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ, कौन सी इसकी प्रमुख रूप है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट अपनी वीडियो पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।